बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह प्रेरणा कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्यामिति से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, कुछ फंडामेंटल, कुछ ऐसे नियम जो अक्सर कर बच्चे भूल जाते हैं या बच्चों को कहीं ना कहीं समस्या आ ही जाती है। तो कुछ आज ऐसी बातों को मैं क्लियर करूंगा ज्यामिति से रिलेटेड, जो छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब भी आप ज्यामिति से रिलेटेड कोई भी चीज को करते हैं, आप अगर किसी वृत्त से संबंधित सवाल निकाल रहे हैं, या फिर आप ट्राइंगल से रिलेटेड कोई बात निकाल रहे हैं, या फिर आप क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हैं, तो उसमें ज्यामिति की कहीं ना कुछ बातें जरूर आ जाती हैं। और जब बच्चा उन बातों को नहीं जानता है तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज इन सभी बातों को हम यहाँ समझेंगे और जानेंगे। आज जितना हो सकेगा उतना करेंगे, नहीं तो कल के वीडियो में और आपको लेकर आऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा की। अमूमन रेखा के बारे में अगर पूछें किसी से तो बस खींच के बता देंगे, ड्रॉ कर देंगे कि सर ये रही रेखा। लेकिन अगर कहा जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या है तो शायद बताने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। इसलिए आज उसकी डेफिनेशन भी और सब बातें यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे, समझेंगे रेखा क्या है। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके दो सिरे असीमित हो। कैसे हो? असीमित। असीमित कह लें, अनिश्चित कह लें, आगे बात समझ में, या अनंत कह लें। ऐसे दो सिरे जो असीमित हो तो वो आकृति हमारी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा। यानी कि आप ये देख रहे हैं, ये सिरे इसके क्या है? असीमित, अनिश्चित, अनिश्चित। ये सिरा भी क्या है बेटा? अनिश्चित। ये भी सिरा क्या है? अनिश्चित। तो ये भी सिरा अनिश्चित और ये भी सिरा क्या है? अनिश्चित। यानी कि दोनों तरफ आप देखिए, मैंने ये एरो लगा रखा है। एरो का मतलब ये है कि इसे इधर भी और बढ़ाया जा सकता है और इसे इधर भी और बढ़ाया जा सकता है। तो इसका कभी अंत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रेखा के दोनों सिरे जो होते हैं वो असीमित होते हैं, अनंत होते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता है। इसे मैं इधर भी और बढ़ा सकता हूं, इधर भी और बढ़ा सकता हूं। तो एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके दोनों सिरे असीमित हो, रेखा कहलाती है। रेखा को मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं, रेखा के बारे में मैं ये भी कह सकता हूं कि कई अनंत बिंदुओं के मिलने से एक रेखा का निर्माण होता है। इसे मैं दूसरे लफ्जों में इस तरह से भी कह सकता हूं कि अनंत बिंदुओं के मिलने से, अनंत बिंदु मिले यानी कि कई सारे बिंदु अगर आपस में मिला दिए जाए तो इनके मिलने से जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी कि रेखा जो होती है वो अनंत बिंदुओं का संगम होती है। यानी कि इसमें अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो इस तरह से ये हमारी रेखा डिफाइन हुई। अब रेखा के ही माध्यम से हम बात करेंगे यहां रेखाखंड की। रेखाखंड क्या होता है? तो रेखाखंड क्या है जरा उसे भी समझते हैं। रेखाखंड क्या है? रेखाखंड ना बेटा, रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग, सपोज करो मैंने ये रेखा ड्रॉ कर ली, तो रेखा का वह भाग जिसके दोनों सिरे सीमित हो। अगर मैं इस रेखा को एक कैंची से यहां से और यहां से काट लूं तो ये हिस्सा अलग होकर कुछ इस तरह आ जाएगा। तो आप जरा देखें, ये दोनों सिरे कैसे हो गए इसके? निश्चित। अब आप इन्हें नहीं बढ़ा सकते, अब आप इन्हें आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते। तो ये दोनों सिरे कैसे हो गए? निश्चित। तो जब दोनों सिरे निश्चित हो गए तो ये रेखा का एक खंड ही तो बना, क्योंकि रेखा में से ही तो ये खंड निकाला गया, इसलिए इसे हमने रेखाखंड कहा। क्या कहा? रेखाखंड। तो इस तरह ये हमारा क्या बनता है? एक रेखाखंड। इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ूं, मैं बात करूं किरण की कि किरण क्या होती है, तो जरा उसे भी ध्यान से सुनेंगे। रेखा का वह भाग जिसका एक सिरा तो निश्चित हो
और एक सिरा निश्चित ना हो यानी कि अनिश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये सिरा तो क्या है, निश्चित है, लेकिन ये सिरा कैसा है, अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित है। तो इस वजह से इसे क्या कहा गया, किरण। यानी कि ये सिरा अपनी जगह है वही रहेगा, लेकिन ये आगे का सिरा और भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी किरण। अब बात आ गई इन्हें रिप्रेजेंट करने की, तो जरा ध्यान से देखेंगे। अगर रेखा को रिप्रेजेंट करने वाली बात आ जाए, दर्शाने वाली बात आ जाए कि रेखा को किस तरह से दर्शाएंगे, जैसे कि मैं मान लूं इस रेखा को ए और यहाँ पे बी नाम दे दिया, और आपको दर्शाने के लिए कह दिया जाए कि ए बी को रेखा के रूप में दर्शाइए, तो आप इसे ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो लगाकर लिखें। ठीक है। इसी तरह अगर बात कर दी जाए रेखाखंड को रिप्रेजेंट करने की, तो अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो रेखाखंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ए बी के ऊपर इस तरह से एक रेखाखंड बना देना। ठीक, इसमें दोनों तरफ एरो नहीं है, जबकि इधर एरो। इसी तरह मैं किरण की बात करूं, किरण को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका जो होगा उसे भी जरा समझ लेते हैं। ए बी के ऊपर इस तरह से मैं एक रे बना दूंगा, तो ये किरण को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम जरा कोण की। किसकी, कोण। कोण क्या होता है जानते सभी हैं, बना लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन पूछे तो वही थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी कि डेफिनेशन क्या है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि जब कोई एक रेखाखंड या किरण, कुछ भी कह लें आप, किरण कह लें, रेखाखंड कह लें, यहाँ पे रेखाखंड भी हमारे एंगल को बनाएगा, किरण भी बनाएगी। तो जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से बदल कर एक अन्य स्थिति में आ जाए, जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से बदल कर एक अन्य स्थिति में आ जाए, तो उस अन्य स्थिति में आने पर जो घुमाव उत्पन्न हुआ, ये क्या है, घुमाव। तो जरा एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूमकर एक अन्य स्थिति में आ जाए, तो ये जो घुमाव उत्पन्न होगा, यही घुमाव क्या कहलाएगा बेटा, कोण। क्या कहलाएगा, कोण। यानी कि ये आपका क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे एंगल बन जाएगा 30, 40, 50, 60 जो भी बने। ठीक, तो जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक अवस्था से बदलकर एक अन्य अवस्था में आ जाए, तो अन्य अवस्था में आने पर जो घुमाव उत्पन्न होगा, वही घुमाव कोण कहलाए। ठीक है, अब आते हैं कोण को दर्शाने वाली बात। कोण को प्रकट करना, तो जरा ध्यान से देखें। देख रहे हैं आप, ओ बिंदु पर कोण बनना है, किस पर बनना है, ओ बिंदु पर कोण बनना है। ओ बिंदु पर अगर कोण बनना है, तो यहां पर जिस बिंदु पर कोण बनता है, जिस बिंदु पर कोण बनता है, ए और बी पे तो नहीं बनना है, किस पे बनना है, ओ पर। तो जिस बिंदु पर कोण बनता है, उस बिंदु के माध्यम से ही हम किसी कोण को दर्शाते हैं। अब इसे दर्शाने के क्या क्या रूप है, वो जरा ध्यान से समझेंगे। इस कोण को मैं एंगल ओ बी लिख सकता हूं, इस कोण को मैं एंगल ए ओ बी भी लिख सकता हूं, इसी कोण को मैं एंगल बी ओ ए भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, यानी कि इस एंगल को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन बात मैं आपसे बेटर की करूं कि इन तीनों में से बेटर कौन सा है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये बेटर है कि ये बेटर है कि ये बेटर है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे। आपके ये जो तरीके लिखे हुए, ये दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों ही तरीके आपके सभी, ये दोनों तरीके आपके बेटर हैं, बहुत अच्छे तरीके इसकी अपेक्षा। अब बात ये आई कि सर ये तरीका क्यों नहीं इतना अच्छा है या कारगर है, ये क्यों सही है, तो इसे भी जरा समझ लेते हैं कि अगर मैं ये मैंने एक एंगल बना दिया, ठीक है ना, यहां नाम दे दिया मैंने बी, ये ओ और ये ए, और बीच में से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लीजिए एक लाइन, इसे भी नाम दे लीजिए कुछ सी नाम दे दिया मैंने से। तो अब जरा गौर से देखें, इस ओ बिंदु पर आपके तीन कोण बन चुके हैं। कितने कोण बन चुके हैं, तीन। यहां आप देख रहे थे एक ही कोण था, तो जब एक कोण था तो उसे सिंगल पॉइंट से इंडिकेट करो।
चाहे 3 पॉइंट से इंडिकेट करो, कोई परेशानी नहीं थी। 3 पॉइंटों से इस एंगल को दर्शा दिया, जिस एंगल पे कोण बन रहा है उस एंगल को शेष 2 पॉइंटों के बीच में रखा तो ये एंगल बन गए, और ये सिंगल पॉइंट से दर्शा दिया, ठीक। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ओ बिंदु पर 3 कोण बनेंगे। एक कोण आपका होगा ये, एक कोण होगा आपका ये, और एक कोण होगा आपका ये। तो इस तरह से 3 कोण बने। कितने कोण बने? 3 कोण। यानी कि ये आपका एक कोण बना, एक कोण ये बना, और एक कोण ये बना, यानी कि 3 कोण बन गए। अब आपसे ये कहा जाए कि भाई ऊपर वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो अगर आप यहां पर एंगल ओ लिखोगे तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि एंगल ओ आखिर किस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाले कोण को कि नीचे वाले कोण को कि इस पूरे कोण को। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करना आपका ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक। ये तब तो कारगर है जब एक एंगल बन रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल पॉइंट से इंडिकेट कर दो। लेकिन जब एक ही पॉइंट पर यानी कि एक ही वर्टेक्स पर कई सारी लाइनें ड्रॉ हो रही हो तो कई सारे एंगल बन जाएंगे, और जब कई सारे एंगल बन जाएंगे तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करने का तरीका पूरी तरह से गलत होगा, ठीक। तो अगर मैं अब ऊपर वाले एंगल की बात करूं, यानी कि एंगल 2 की अगर मैं बात करूं कि एंगल 2 को कैसे लिखा जाएगा, तो एंगल 2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एंगल BOC। इसी तरह एंगल 1 को रिप्रेजेंट की बात कर दूं तो एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं एंगल COA, और एंगल 3 को रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो एंगल BOA। इससे पूरी तरह से आपको क्लियर हो रहा है कि किस एंगल की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया, एंगल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कुछ एंगलों के टाइप्स पर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको थोड़ी समझ आ रही होंगी अच्छी तरह से, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि एंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए उन्हें भी थोड़ा सा देखते हैं। तो जरा देखेंगे एंगल्स के टाइप। कोणों के प्रकार, तो जरा ध्यान से देखेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि कोण सभी को पता होंगे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यून कोण की। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि न्यून कोण हमारा जो होगा वो 0 डिग्री से कैसा होगा? बड़ा होगा, बट 90 डिग्री से कैसा होगा भाई? छोटा होगा। यानी कि 90 डिग्री से कैसा होगा? छोटा होगा। तो एक ऐसा एंगल, थीटा यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण। इसको कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका न्यून कोण। इसी तरह मैं दूसरे कोण की बात कर लूं, अधिक कोण। अधिक कोण की चर्चा करूं मैं, तो अधिक कोण क्या होता है उससे भी जरा समझ लेते हैं। अधिक कोण की कहानी क्या होती है? अधिक कोण जो आपका होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से कैसा होता है? छोटा होता है। तो यानी कि 90 डिग्री से कैसा होगा? वो अधिक होगा, और 180 डिग्री से कैसा होगा? छोटा होगा। तो वो क्या होगा? आपका अधिक कोण। इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं समकोण की, कि समकोण क्या होता है भाई। तो जरा देखिए समकोण क्या होता है। एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। यानी कि इसमें थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो हम उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। अब इसी क्रम में थोड़ा से और एंगलों की बात मैं कर लूं। बात मैं करूं सरल कोण की। कौन से कोण की बेटा? सरल कोण, जिसे हम रिज कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज कोण। अंग्रेजी में बोले तो स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो सरल कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो। कैसा हो? 180 डिग्री का। अब थोड़ा सा एक बात और देख लेते हैं। न्यून कोण बनने वाली बात है तो न्यून कोण कुछ आपका इस तरह बनता है। ये आपका कैसा है? न्यून कोण। इसी तरह अधिक कोण के बनाने की मैं बात करूं तो अधिक कोण आपका कुछ इस तरह टाइप का बनता है। ये क्या है? अधिक कोण। और 90 डिग्री के एंगल की बात करूं तो ये आपका 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण, ठीक है ना।
तो उसी क्रम में सरल कोण की बात करूं तो थीटा एग्जैक्ट इसमें कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो वो हमारा क्या होता है, सरल कोण। अगर इस एंगल को बनाने की मैं बात करूंगा तो आप नोट कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपको चंद्राकार आकृति दिख जाए, अर्धचांद, तो समझ लेना वो कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का, जिसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं सरल कोण के बाद अगर बात करें हम बृहत कोण की। बृहत कोण, तो बृहत कोण क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। जो 180 डिग्री से अधिक हो, यानी कि एक ऐसा एंगल जो 180 से अधिक हो लेकिन 360 से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। ये किस तरह बनता है उसे भी जरा समझ लेते हैं। ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, यही आपका कहलाएगा बृहत कोण। बृहत कोण, ठीक है ना। इसे ही हम कहते हैं कौन सा, बृहत कोण, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम संपूर्ण कोण की। किसकी, संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण जिसे हम होल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल एंगल या संपूर्ण कोण। क्या होता है जरा समझ लेते हैं। संपूर्ण कोण एक ऐसा कोण जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का बने, यानी कि थीटा अगर आपका 360 डिग्री का है तो समझ लेना वो संपूर्ण कोण है। और अगर 360 डिग्री का कहीं पे बन गया कोण तो समझ लेना वहां पे एक वृत्त बन गया, क्योंकि 360 डिग्री के एंगल बनने का मतलब है एक सर्किल बन जाना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, ये आपका जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। कितने का, 360 डिग्री का। तो ये क्या कहलाएगा आपका, संपूर्ण कोण। कौन सा कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ कोण थे। अभी थोड़े से और कोणों की बात करेंगे, तो जरा ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रही होंगी बातें आप सभी के। एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि सर आप ये छोटी छोटी बातें, लेकिन आप ये बात समझ कि ये बच्चे कहीं ना कहीं इन बातों को भूल जाते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ये बेसिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अभी इससे भी थोड़ी सी हाईयर बातें आएंगी, उन्हें भी समझेंगे, लेकिन इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ। अब मैं बात करूं अगर कोटि पूरक कोणों की। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कहलाते हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा सा समझाऊं तो जरा ध्यान से देखेंगे कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। अब मैं मान लूं कि ये एंगल आपका 60 डिग्री का बन गया और ये एंगल आपका 30 डिग्री का बन गया, तो 60 और 30 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो इसका मतलब ये और ये इन दोनों का सम कितना आ गया, 90। तो इसका मतलब ये कैसे कोण है, कोटि पूरक कोण। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अब आप लिखोगे, अतः एंगल ए बी डी का, एंगल ए बी डी का कोटि पूरक, एंगल ए बी डी का कोटि पूरक कितना था, 60 डिग्री। और एंगल डी बी सी का कोटि पूरक क्या होगा बेटा, 30 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कोटि पूरक कोण मैंने समझा दिया। अब मैं बात कर लूं संपूरक कोण की। संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संपूरक कोण क्या है। संपूरक कोण की डेफिनेशन ये होती है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। कितना हो, 180 डिग्री।
अब मैं अगर बात करूं कि ये मैंने इस तरह से खींचा और ये कर लिया मैंने, ये बिंदु ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 120 डिग्री है, तो इनका सम करूंगा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये और ये इनका सम करूंगा तो यानी कि कितना आ गया, एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 120 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 180। तो इसका मतलब ये दोनों आपके क्या हो गए, संपूरक कोण। कैसे कोण, संपूरक कोण, ठीक है ना। एंगल डीएसी का संपूरक कोण एंगल डीएबी बनेगा और एंगल डीएबी का संपूरक कोण एंगल डीएसी बनेगा, ठीक है ना। अब और कुछ कोणों की बात कर लेता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। अब मैं बात करूं रैखिक युग्म की। रैखिक युग्म क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुने। रैखिक युग्म ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, कितना 180, यानी कि ए बी ए ओ और सी, ठीक है ना, ये हमारा। अब मैं बात करूं ये एंगल और ये एंगल, इसे x मान लूं और इसे y मान लूं। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो ये रैखिक युग्म कहलाए, क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कोण कहलाएगा, रैखिक युग्म कोण कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग हमारा 180 डिग्री हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक युग्म, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर लूं थोड़ा सा त्रिभुजों की। त्रिभुज कैसे, कोण हमने समझ लिए, कोण लगभग आपके हो ही गए, समझ में आ ही गए हैं कि कोण की कहानी होती है हमारी, सब आपको मैंने बता रखा है कोण के बारे में। अब अगर मैं बात करूं त्रिभुजों की, किसकी, त्रिभुज की, तो आइए त्रिभुज के बारे में समझते हैं क्या कहानी है। सबसे पहले मैं आपसे यही बात पूछूं कि आखिर त्रिभुज क्या है, तो तुरंत बच्चा एक फिगर बना के शो कर देगा कि सर ये त्रिभुज है, लेकिन मैं अगर डेफिनेशन पूछूं तो वही शायद ना बता पाए। तो त्रिभुज की क्या डेफिनेशन है उसे समझ लीजिए। तीन सरल रेखाओं से, या यूं कह दें तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और इसके 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 6 त्रिभुज के, यानी कि आप लिख सकते हैं त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 6। अब बात आई कौन कौन से, तो जरा फर्स्ट नंबर पे आप देख लीजिए, 3 कोण और 3 भुजाएं। 3 कोण होते हैं, ये रहे 3 कोण, ये रहा 3 कोण है, और 3 भुजाएं, ये और ये 3 भुजाएं, ठीक है ना। इस तरह से त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं, ध्यान रखें, ठीक है ना। अब एक बात और समझ लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के जो 3 कोण बनते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है ना।
अब बात करूं मैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार तो जरा ध्यान से देखें, त्रिभुजों के प्रकार तो जरा ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? केवल 6 प्रकार के। 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। यानी कि अगर इनका डिवाइडेशन किया जाए ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का डिवाइडेशन हम एंगल्स के बेस पर और साइड्स के बेस पर कर सकते हैं, यानी कि कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भाई 3 तरह के त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लूं, अगर भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर अगर मैं बात करूं, भुजाओं के आधार पर, तो पहला आ जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आ जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आ जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये 3 त्रिभुज आपके भुजाओं के आधार पर होते हैं। जैसे कि नाम से लग रहा है, समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? बराबर। यहाँ आपकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना। इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज की मैं बात करूं, तो इसमें केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी भुजाएं बराबर होती हैं? 2। यानी कि ए बी बराबर ए सी। और विषमबाहु की मैं बात करूं, तो विषमबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल बी सी इज नॉट इक्वल सी। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या भुजाओं के आधार पर हो गए। अब बाकी जो आपके रह गए कोणों के आधार पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा कल हम आपको बताएंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा बहुभुज के बारे में, फिर आपके चतुर्भुज की कहानी चलेगी। तो कुल मिला के ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, वैसे तभी आपका ये फिनिश करूंगा मैं। तो इसका जो पार्ट रह गया है वो कल मैं आपको समझाऊंगा कि और क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरह से बहुभुज के कोण कैसे निकालते हैं, बहुभुज के अंतर कोण कैसे होते हैं, बहुभुज के अंतर कोणों का योग कैसे निकालते हैं। ये सब बातें मैं आपको कल क्लियर करूंगा। ठीक है ना। तो आज ये बेसिक बातें आप लोग जरूर 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 घर पर एक बार देखें, समझें और इसे रिवाइज करें, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कई बार बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होकर तुम्हारे सामने आ जाती है। तो इसलिए इन बातों को आप घर पे समझेंगे, देखें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ध्यान रखें।